हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएमई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय केवीएस के पीजीटी और टीजीटी हिंदी सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी प्रश्न श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं और प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, और उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल होता क्या है कि जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं यहाँ पर और जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें थोड़ा सा लेवल का फ़र्क हो सकता है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन ऐसे बना रहे हैं कि ताकि जब उसको डिस्कस करें तो उसमें से सारी चीज़ें समाहित हो जाएं। उस चैप्टर से, उस अध्याय से आपको उसके आसपास के चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं, ताकि वहाँ से अगर कोई सवाल आए तो वो आप कर ले जाएँ। इसी को उद्देश्य में रखते हुए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बड़ा हो जाते हैं। तो इन सबको आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ताकि आपको भी दोबारा ना पढ़ना पड़े और जो टॉपिक उठा रहे हैं वो टॉपिक भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो आइए पहला सवाल हम देखते हैं क्या है। तो पहला सवाल कहता है, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये कबीरदास का दोहा है। तो ये है क्या, हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना, इसमें कौन सा अलंकार है। मतलब इसमें अलंकार पूछ रहा है कि हम तो एक एक कर जाना, मतलब कि इसमें कबीरदास कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं। तो उसमें यही पूछा जा रहा है कि इसमें अलंकार कौन सा होगा। तो पहले हम अलंकार देख लेते हैं, फिर इसका अर्थ समझाते हैं आपको। ठीक, तो इसका जो अलंकार होगा वो क्या होगा, यमक अलंकार। पहले हम इसको बता देते, फिर हम सब पे डिस्कस करते हैं। तो यमक अलंकार कैसे होगा। सबसे पहले जो अलंकार होता है वो क्या होता है, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहा जाता है। अलंकार दो प्रकार के होता है, आपको पता है मेनली। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार, ठीक। एक तीसरा भी होता है उभयालंकार। हालांकि मेनली आप दो ही जानो, उभयालंकार जानते रहो अगर पूछा जाए तो। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। तो जो शब्दालंकार होता है इसके अंतर्गत तीन आते हैं, मेनली तीन आते तो और भी हैं। जैसे एक अनुप्रास हो गया, अनुप्रास अलंकार। दूसरा कौन सा हो गया, यमक अलंकार। तीसरा क्या हो गया, श्लेष अलंकार। और जो अन्य हो गए पुनरुक्ति प्रकाश जैसे हो गया, ये सब हो गए। तो ठीक है, तो यमक अलंकार, यमक अलंकार के बारे में ये हम चर्चा करेंगे। अलग यमक अलंकार होता क्या है। यमक अलंकार में होता क्या है कि एक ही शब्द हो और उसका अर्थ अलग हो। अर्थात जैसे यहाँ देख लो कि हम तो एक एक कर जाना, यानी कि एक शब्द तो इनकी दो बार आवृत्ति हुई है, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक का अर्थ है परमात्मा, एक का अर्थ क्या है, परमात्मा, ठीक। और जो दूसरा है उसका अर्थ क्या है, एक, संख्या जो है एक। तो कबीरदास जी कहते हैं हम तो एक एक कर जाना, अर्थात हम तो सिर्फ एक परमात्मा को जानते हैं। मतलब कबीरदास जी अद्वैत सत्ता को स्वीकार करते हैं कि मतलब जो भी है एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वो कौन सा होगा, यमक अलंकार होगा, ठीक। एक ही शब्द के भिन्न अर्थ जहाँ हो उसे यमक अलंकार कहेंगे। इस तरीके से ये बात कंप्लीट हुई, ठीक। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्या कहता है सवाल, प्रेमचंद से संबंधित तथ्यों में गलत को चुने। प्रेमचंद से संबंधित तथ्यों को गलत चुने। तो प्रेमचंद से संबंधित जो तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं, एक कहानी संग्रह है, नाटक संग्रह है, उपन्यास है, संस्मरण है। तो ये सब कुछ ऐसे दिए हैं, तो इनमें छांटना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे यहाँ दिया गया है सोजे वतन मानसरोवर गुप्त धन। सोजे वतन मानसरोवर गुप्त धन, ये क्या है, कहानी संग्रह। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, एक सही हो गया। दूसरा इसमें है क्या, करबला संग्राम प्रेम की वेदी।
ये नाटक बोला गया है, तो ये भी सही है। इनके 3 ही नाटक हैं, मुंशी प्रेमचंद के 3 ही नाटक हैं। कौन कौन से? करबला, संग्राम और प्रेम की भेदी। तो ये भी ध्यान रखना आप, ये भी ठीक है। अब तीसरा कह रहा है कि विचार संग्रह, विविध प्रसंग, कुछ विचार, ये संस्मरण, तो यही गलत है और जो गलत होगा वही हमारा उत्तर सही होगा। तो कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये प्रेमचंद का निबंध संग्रह है, तो आप यहां लिख लो इसे, निबंध संग्रह, निबंध संग्रह। ठीक। चौथा पूछता है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, मंगलसूत्र, यह क्या है? उपन्यास है, तो यानी ये भी सही है। यानी ए, बी और डी सही है, सी गलत है, क्योंकि कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये क्या है? मुंशी प्रेमचंद का निबंध संग्रह है। और ये जो मंगलसूत्र है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि ये इनका अपूर्ण उपन्यास था, अपूर्ण उपन्यास, अधूरा उपन्यास। ठीक। और दूसरी बात ये समझ लो, जो मानसरोवर है ये 8 खंडों में विभक्त है, कहानी संग्रह है, 8 खंडों में विभक्त है। और इसी एक खंड में से, इसी 8 खंडों में से एक है नमक का दारोगा, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, नमक का दारोगा। नमक के दारोगा के बारे में जो कहानी है वो मूलतः ये है कि असत्य पर सत्य की जीत बताई गई है, अधर्म पर धर्म की विजय बताई गई है, अच्छाई पर बुराई, बुराई पर अच्छाई की जीत बताई गई है। इस तरीके से जो पंडित अलोपी दीन हैं वो अधर्म के रास्ते पर चल रहे होते हैं, और जो मुंशी प्रेमचंद हैं वो अपना कर्तव्यनिष्ठ धर्म का पालन करते हुए अपने पद का जो है जिम्मेदारी और नैतिक आचरण करते हुए अपने पद के प्रति ईमानदार बने रहते हैं, तो वो सत्य की राह पर चलते हैं। और उसमें एक पात्र हैं मुंशी बंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी। तो ठीक है, इस तरीके से 3 महत्वपूर्ण पात्र हैं, तो इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करें। तो सही वर्तनी का चयन करिए। अब आप चयन करो भैया। ऑप्शन ए के अंतर्गत कौन कौन सा है? तो पहला है अतिशयोक्ति, उज्ज्वल, शूर्पणखा। तो भाई ये तो सही है, इसका मतलब है कि पहला ठीक है। दूसरा अगस्त्य, अनाधिकार, आशीर्वाद। भाई यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका राइट आंसर होगा ये कौन सा होगा? ए और बी दोनों। ठीक। तो इस तरीके से वर्तनी से संबंधित प्रश्न को भी आप देख लीजिएगा, इस वर्तनी को ध्यान रखिएगा। अक्सर गलत कौन कौन से करते हैं? अक्सर गलत ये करते हैं लोग, ये करते हैं और ये करते हैं, लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं। सूर्पणखा लिखा है, कहीं पे सूर्णपखा लिख जाएगा, इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 ऑप्शन दे देगा। तो ये गलत है, ये सही है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, मिर्जा गालिब का एक कथन है, जो कि इस पंक्ति में ये जो भी संदर्भ में दिया गया है वो देखते हैं। ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मतलब ये जो गज़ल दी गई है, ये गज़ल मुख्यतः है मिर्जा गालिब की, और यहाँ पर कोट किया गया है एक व्यक्ति के द्वारा। अभी हम उस व्यक्ति के बारे में भी समझेंगे, जानेंगे कि ये व्यक्ति कौन सा और किस संदर्भ में इन्होंने इसको कोट किया था। ठीक। तो अब हम देख लेते हैं कि उपर्युक्त पंक्ति का संबंध है। तो पहला ऑप्शन कृष्णचंद्र के जामुन के पेड़ से, दूसरा ऑप्शन प्रेमचंद के नमक के दारोगा से, तीसरा ऑप्शन कृष्णा सौप्ती के मियाँ नसीरुद्दीन से, चौथा कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ये होगा कि कृष्णचंद्र के जामुन के पेड़ से। तो हम आइए थोड़ा सा इस बात का चर्चा कर लेते हैं इस पे कि ये किस संदर्भ में और क्यों कहा गया और कहाँ पर कहा गया और किसने कहा, ये जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो कहा है
उस व्यक्ति का नाम है, उसका उपनाम ओस है, ओस उपनाम, इसको ध्यान रखिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कृष्णचंद्र हैं इनके द्वारा लिखित ये जामुन के पेड़ से, और ये जामुन का पेड़ क्या है, ये जो पाठ का शीर्षक है जामुन का पेड़, जामुन का पेड़, ये हास्य व्यंग विधा से, हास्य व्यंग की कथा है, हास्य व्यंग की कथा है, जामुन का पेड़ हास्य व्यंग की कथा है। ये कथा मूलतः इस बात पे है कि एक दिन आंधी तूफान आता है और जो सचिवालय होता है उस सचिवालय के परिसर में एक जामुन का पेड़ गिर जाता है उस तूफान के कारण। और जब वो पेड़ गिर जाता है तो उस पेड़ के गिरने से एक आदमी उसके पेड़ के नीचे दब जाता है। तो जैसे ही खबर लगती है कि जामुन का पेड़ गिर गया है और उस पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति आके दब गया है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सबको मिलकर उसको उठाना चाहिए, पेड़ को हटवाना चाहिए जल्द से जल्द, किसी भी तरीके से उस आदमी को बाहर निकालने। तो इसमें हुआ क्या, जो हास्य व्यंग कहा गया है इसीलिए कि अब उसके जो रूल्स हैं उसके हिसाब से जो ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ के कर्मचारी कहते हैं कि नहीं, जो सेक्रेटरी उसका है वो कहता है कि नहीं हम ऐसे नहीं उठा सकते, ये वन विभाग का मामला है, यानी कि ये जो पेड़ काटेगा वो वन विभाग आएगा, वो परमिशन देगा तभी तो फाइल जाती है वन विभाग ऑफिस। तो वन विभाग का ऑफिस का आदमी कहता नहीं ये हमसे मतलब नहीं है भाई, पेड़ बागवानी ये सब जो मसला है वो कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, तो ठीक नहीं, व्यापार विभाग के अंतर्गत जाता है। तो व्यापार विभाग में जब जाती है फाइल तो व्यापार विभाग का जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि नहीं ये हमारे अंतर्गत नहीं है, कृषि से संबंधित मामला है, कृषि के विभाग में फाइल जाएगी। जब कृषि विभाग में ये फाइल पहुंचती है तो कृषि विभाग का आदमी कहता है कि न भैया ना, ये हमारा मैटर नहीं, ये व्यापार विभाग का है, ठीक। फिर व्यापार विभाग कहता है कि ना हमारा तो है ही नहीं, क्योंकि भाई फलदार वृक्ष है, और फलदार वृक्ष जो होते हैं वो हमारे विभाग में नहीं आता है, वो मामला होता है किसका, उद्यान विभाग का, हार्टिकल्चर का। तो फाइल वहाँ से चली जाती है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जब जाती है तो वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ का भी सेक्रेटरी देखता है तो फिर कहता है कि भाई मामला तो पेचीदा है, देखते हैं हम। तब तक बीच में एक और घटना होती है कि वहाँ पे कोई सज्जन हैं जो कलर वहाँ आसपास खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जमा हैं, भीड़ जमा है। तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता है तो क्या किया जाए, इस आदमी को ही काट के 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए। तो कहते हैं हाँ ये भी ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं। तब तक आदमी ही बोलता है जो दबा हुआ है, उस उपनाम का व्यक्ति, वो कहता है कि नहीं हम तो मर जाएंगे। तो फिर तब वो तर्क देता है कि यार आजकल जो है प्लास्टिक सर्जरी का ज़माना चल रहा है, विज्ञान इतनी प्रगति कर चुकी है, तुमको बचा लिया जाएगा, वो किस दिन काम आए। तो फिर फाइल जाती है मेडिकल डिपार्टमेंट। तो मेडिकल डिपार्टमेंट अपनी टीम भेजता है, टीम आती है, देखती है, कहती है हाँ ठीक है, आदमी कट जाएगा, उसकी सर्जरी हो भी जाएगा, लेकिन आदमी बचेगा नहीं। तो फिर वो भी प्लान फेल हो गया। फिर तब तक वो आदमी जो दबा हुआ है वही बोलता है ये बात कि ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, मतलब कि हम माना कि आप लेट लतीफ़ी नहीं कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो हमको निकालने की, बचाने की कोशिश तो आप कर ही रहे हो, लेकिन खाक हो जाएंगे, अर्थात मिट्टी में मिल जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अर्थात ये जो तुम्हारी सारी प्रक्रिया है, जो ये विभागों की फाइलें चल रही हैं, इस विभाग से उस विभाग में, उस विभाग से उस विभाग में, हाँ, कोई कृषि विभाग जा रहा है तो कोई हार्टिकल्चर विभाग जा रहा है, कोई फिर व्यापार विभाग जा रहा है। तो इस तरीके से तब तक जब सारी बातें क्लियर होती थी, ये बोल देता है कि ये शेर बोल देता है ये आदमी। तो जब शेर बोलता है तो फिर होता क्या है कि तब तक वहाँ खड़े आदमी कहते हैं अरे ना ना, अब ये फाइल यहीं रहेगी। ये मामला कवि विभाग का है, मतलब कि संस्कृति विभाग का है। ये तो कवि लगता है। जब उससे पूछा गया कि क्या तुम कवि हो, तो उसने कहा कि हाँ हम कवि हैं। तो जब उसने कहा कि तुम कवि हो, तो उसने कहा हाँ हम कवि हैं। तो फिर क्या हुआ, कहा भाई ये मामला संस्कृति विभाग का है। तो जब सचिवालय की फाइल सेक्रेटरी लेके गया वहाँ पर, तो संस्कृति विभाग में, तो फिर संस्कृति विभाग का आदमी कहता है कि खोजबीन करता है तो पता लगता है कि भाई ये तो कवि है। तो कवि है तो कवि का मामला तो फिर साहित्य अकादमी से जुड़ा है। तो फिर साहित्य अकादमी में जाती है, मामला जाता है। तो साहित्य अकादमी से जब लोग देखते हैं, समझते हैं, तो फिर कहते हैं भाई अभी तो इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो।
जब तक इधर प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन हो रहा था तब तक जो है पता चलता है कि नहीं भैया ये मामला विदेश विभाग का है, क्योंकि इससे पहले जो 10 साल पहले हमारे यहाँ पिटोनिया के प्रधानमंत्री, पिटोनिया राज्य, इसको ध्यान रखना कौन से राज्य की बात हो रही, पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री आए थे 10 साल पहले, और वो यहाँ पर जामुन का पेड़ लगा के गए थे। तो ये हमारे मतलब आपसी संबंध, दो राज्यों के संबंध की बात है। अगर इस पेड़ को हम काट देते तो इससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और दो राज्यों के बीच का हमारा पारस्परिक संबंध बिगड़ जाएगा। और पारस्परिक संबंध इस तरीके से है हमारा कि वो हमारी बहुत मदद करी हुई है, तो इसको हम बिगाड़ नहीं सकते। क्या इस संबंध को बचाए रखने के लिए एक आदमी की कुर्बानी नहीं दी जा सकती? तब तक मामला उलझता है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, वो आते हैं, उनके सामने फाइल जाती है। तो जब उनके सामने फाइल जाती है तो फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है आप पेड़ कटवाइए, जो भी बात होगी सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री अपने ऊपर ले। तब तक वहाँ का सेक्रेटरी दौड़ते हुए आया कि हाँ हाँ ठीक है, मतलब तुम्हारा काम सब फाइल हो गया, प्रधानमंत्री जी ने आर्डर दे दिया है, अब पेड़ हट जाएगा कल। तब तक जब तक वो फाइल तैयार होती है तब तक वो आदमी भी, उसकी भी फाइल कंप्लीट हो जाती है, अर्थात मर जाता है। इसी बात को लेकर इस कथा को नाम दिया गया हास्य व्यंग कथा। ये कृष्णचंद्र कृत है, जामुन के पेड़ से संबंधित है, और ये गजल उसी से संबंधित है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अक्क महादेवी, अक्क महादेवी के बारे में सही है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अक्क का अर्थ होता है बहन, तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा देख लेते हैं, अक्क महादेवी के जो आराध्य देव हैं, आराध्य देव चन्न मल्लिकार्जुन थे, तो चन्न मल्लिकार्जुन शिव थे। तो ये भी सही है कि जो अक्क महादेवी कवयित्री हैं और इनके जो आराध्य देव थे वो चन्न मल्लिकार्जुन थे, जो शिव थे, इनके उपासक थे। ठीक, तीसरा ऑप्शन है बसवन्ना और अल्लामा इनके समकालीन प्रमुख संत थे। तो ये जो बसवन्ना और अल्लामा हैं ये प्रमुख संत थे, और ये किसके समकालीन थे? अक्क महादेवी के। तो अर्थात इसमें जो चौथा ऑप्शन है सभी, तो यहाँ सभी सही होगा। तो अब हम देख लेते हैं अक्क महादेवी के बारे में, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो अक्क महादेवी, अक्क महादेवी कर्नाटक के शिवमोगा जिले की रहने वाली थी। कर्नाटक के शिवमोगा जिले की, शिवमोगा जिला की रहने वाली थी। ठीक, तो अक्क महादेवी जो हैं ये एक कवयित्री थी। इससे पहले ये बहुत रूपवती थी, बहुत सुंदर थी, ये अति सुंदर थी, रूपवती थी। तो इन्हें देखकर वहाँ का जो राजा था, वहाँ का जो शासक था, वो इन पे अत्यंत मुग्ध हो गया, मोहित हो गया, और इनसे शादी का प्रस्ताव रखा। तो इन्होंने 3 वचन उससे मांगे कि अगर हमारे तीनों वचन को आप पूरा करोगे तो हम आपसे शादी कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब वचन मांगा तो उन्होंने वचन दे नहीं पाए, और जब वचन दे नहीं पाए तो ये जो है अपने शादी के लिबास में ही वहाँ से घर द्वार त्याग कर दूसरी जगह चली गई। तो इस तरीके से इन्होंने कुल मिला के जैसे मीरा की स्थिति थी उसी तरीके से भगवान भक्ति भजन में, पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत कर लेने की, और इस तरीके से इनके बारे में ये कथन सारे सही हैं। अगला देखते हैं हम, भारत माता की जय। भारत माता की जय का अर्थ है, भारत माता की जय का अर्थ है भारत की जय, करोड़ों करोड़ भारतीयों की जय, संविधान की जय, सभी। तो भारत माता की जय जो है, इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा करोड़ों करोड़ भारतीयों की जय। ये पंडित जवाहरलाल का एक कृति है, कहानी है, हिंदुस्तान की कहानी है, हिंदुस्तान की कहानी, कहानी। इस कहानी के लेखक हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
और इसी कहानी का 5वां अध्याय है भारत माता की भारत माता। इसी कहानी का 5वां अध्याय भारत माता। और भारत माता की जय का जो अर्थ बताया गया है, करोड़ों करोड़ भारतीयों की जय। कहने का अर्थात ये है, मतलब ये है कि जब ये आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद जब ये कहीं मंचों कहीं जाते थे, अपने कार्यक्रम के दौरान मंचों से भाषण जब देते थे, तो उस भाषण में कहते थे कि ये जो हमारा देश है भारत, ये विविधताओं भरा देश है। यहाँ पर अनेक धर्म हैं, संस्कृतियाँ हैं, संप्रदाय हैं, जाति हैं, बोलियाँ हैं, हाँ, क्षेत्र हैं। इस तरीके से यहाँ पे विविधता बहुत है। और इन सब विविधताओं के बावजूद जो भारत का सही अर्थ है, जो भारत माता की जय आप लोग बोलते हैं, जो उसका अर्थ है कि यानी आप लोगों की जय, अर्थात करोड़ों करोड़ जो आप भारतीय हैं, आप सबकी विजय। तो ये जाके सब जगह यही बात ये समझाते थे, लोगों के बीच में अपनी बात रखते थे। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया। अगला नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सही विकल्प चुने। अब सही विकल्प चुनना है। कुछ विधाएं दे रखी हैं, उसके आगे विधाओं के नाम रखे हैं, दिए गए हैं। तो जैसे नमक का दारोगा। नमक का दारोगा क्या है? कहानी है। बिल्कुल सही बात है, कहानी है। ठीक। दूसरा है अप्पू के 2.5 साल, संस्मरण है। तो बिल्कुल सही बात है, ये संस्मरण है। तीसरा है विदाई संभाषण, ये व्यंग्य कृति है। बिल्कुल सही बात है, ये व्यंग्य कृति है। चौथा है सभी, तो अर्थात सभी सही है। तो ये जो नमक का दारोगा है, ये नमक का दारोगा किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की। आपको पता ही है प्रेमचंद की, कई बार हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कहानी प्रेमचंद की कहानी जो मानसरोवर है, कहानी संग्रह है मानसरोवर। मानसरोवर में कुल कितने खंड हैं? 8 खंड हैं। इसको बहुत ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसरोवर में 8 खंड है। उन 8 खंडों में से एक जो शीर्षक से बना हुआ है नमक का दारोगा, उसी में संग्रहित है। तो ये कहानी है सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत का, अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत का। ठीक। तो दूसरा हम देख लेते हैं अप्पू के 2.5 साल। अप्पू के 2.5 साल ये संस्मरण है। ये संस्मरण किसका है? सत्यजीत राय की। सत्यजीत राय, सत्यजीत राय की एक फिल्म बनी थी, पहली फिल्म थी उनकी, सत्यजीत की राय, पाथेर पंचाली। पाथेर पांचाली। ये जो पाथेर पंचाली बनी थी, ये बांग्ला मूल में बनी थी, बांग्ला मूल में। और इसका जो अनुवाद किए थे, उनका नाम जो था वो क्या था? विलास गीते। क्या नाम था? विलास गीते। विलास गीते हिंदी अनुवाद किए थे, अनुवाद हिंदी में। ठीक। तो ये पाथेर पांचाली क्या थी? ये फिल्म थी, पहली बात। इस फिल्म को बनने में कितना समय लगा था? 2.5 साल। ये भी जान लो, 2.5 साल। तो लेखक बताते हैं, सत्यजीत राय बताते हैं, जो बहुत बड़े फिल्मकार माने जाते थे, अपने ज़माने के निर्देशक थे। तो ये पहली फिल्म जब बना रहे थे पाथेर पांचाली, तो वो बता रहे हैं कि इसमें जब बना रहे थे तो कौन कौन सी समस्याएं आई थी, किस तरीके से वो नौकरी भी करते थे, नौकरी के साथ साथ जब कुछ पैसे जुट जाते थे फिल्मों की शूटिंग करने लगते थे। तो जब फिल्मों की शूटिंग करते थे तो फिल्म की शूटिंग से पहले एक पात्र को जो लेना था, अप्पू को, अप्पू नामक पात्र को, 6 साल के बच्चे को, तो वो बच्चा मिल नहीं रहा था। तो उसके लिए विज्ञापन निकाले, विज्ञापन से भी बच्चे आए लेकिन कोई नहीं मिले। तो फिर इनकी पत्नी की नज़र पड़ोस के बच्चे पर पड़ी। तो फिर उसी बच्चों को, जो सुबीर बनर्जी जिसका नाम था, उसी सुबीर बनर्जी ये अप्पू बना और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। तो फिर बीच बीच में किस तरीके से पैसे खत्म हो जाते थे तो शूटिंग बंद हो जाती थी। फिर जब पैसे होते थे तो अगर बारिश में उसको फिल्माना है तो उसमें बारिश नहीं होती थी, तो बारिश का किस तरीके से इंतज़ार करना होता है। फिर क्या कि एक भूलो नाम का कुत्ता है, जब वो कुत्ता मर जाता है तो उस कुत्ते के लिए दूसरे कुत्ते की जो व्यवस्था करनी होती है, उसकी चुनौती थी। फिर एक जो उसमें पात्र था, वो पात्र भी जब मर जाता है तो उसके जगह उसी कॉस्ट्यूम में दूसरे पात्र को कैसे चुनना जाता है। तो यानी जो सारी स्ट्रगल थी उस कहानी की, उसी कहानी को स्मरण करते हुए लेखक ने बताने की कोशिश की है कि जो पाथेर पांचाली बन रही थी तो उसके समय कितनी कितनी समस्याएं आई थी।
और उसी समस्याओं को संस्मरण के रूप में अप्पू के 2.5 साल, अर्थात ये जो अप्पू लड़का है ये 6 साल का है और इसकी बहन जो है वो दुर्गा है। तो इन दोनों को ये पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं। तो इनके साथ कैसे 2.5 साल की कहानी थी, किस तरीके की बात थी, वो सारी बातें उसमें दी गई। उसके बाद बात आती है विदाई संभाषण। विदाई संभाषण एक व्यंग्य कृति है। व्यंग्य कृति ये बाल मुकुंद गुप्त की रचना एक है। बाल मुकुंद गुप्त का रचना है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसमें बाल मुकुंद जी बता रहे हैं कि विदाई संभाषण ये है लॉर्ड कर्जन की विदाई का समय है। ये लॉर्ड कर्जन के विदाई की समय है, जो हमारे यहाँ शासन कर रहे थे। 1905 तक शासन किए थे, 2 बार शासन किए थे। तो दूसरा शासन काल जो था वो बहुत कष्टों में उनका बीता, अभावों में बीता, यहाँ तक कि इस्तीफा देना पड़ा उनको। यानी कि न तो भारत में तो काम बहुत किए थे, विभागों की स्थापना किए थे और अन्य तरीके का बहुत सारे काम किए थे, लेकिन जो भी काम किए थे वो सारे के सारे अंग्रेजों के हित में किए थे, अंग्रेजों के फेवर में किए थे, अपने लाभ के लिए किए थे। और भारतीयों के प्रति जो बहुत ये भारतीयों को सताए थे, उनको परेशान किए थे। लेकिन जब इनका विदाई होने लगी तो बाल मुकुंद गुप्त जी कहते हैं कि जो भारत की जनता है, जब इनकी विदाई होने लगी तो वो कितना दुखी थे कि इनका इतना ये प्रताड़ित भी किए थे, इतना परेशान भी किए थे, इतनी संकट भी झेले थे भारतीय, लेकिन इनके जाने के वक्त वो भी भावुक थे। वो कितना भावुक पल था कि आखिर जिसके लिए किया, कि वहाँ पे वो बता रहे हैं कि मतलब जैसे एक सत्ता ये है, एक सत्ता आपकी है, उसके ऊपर भी कोई एक तीसरी सत्ता होती है कि जहाँ न आपका बस चलता है न हमारा बस चलता है। आप हमें कष्ट दिए, लेकिन आपको भी कष्ट तीसरी सत्ता ने दिया। आप जो है एक व्यक्ति को रखना अपने मातहत का एक आदमी रखना चाहे पद पर, लेकिन उसे भी आप नहीं रख पाए अपने पूरे जीवन काल में, और उसी के चक्कर में आपको इस्तीफा भी देना पड़ा। और आप इस्तीफा देने की धमकी देते रहे, लेकिन वो इस्तीफा आपका स्वीकार कर लिया गया। तो आपका संकट जाते जाते कितना अभावों में, कितना कष्टों में बीता है, इन सब सारी कहानी जो है इसमें है, उसी तरीके से व्यंग किया गया है। तो ये शिव शंभू के चिट्ठे जो है ये इसी का अंश है, विदाई संभाषण, जो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। ठीक है, तो फिर अब हम अगला देख लेते हैं कि गलत को चुने। पहला ऑप्शन है भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र, तो पहला सही है बिल्कुल। दूसरा है बाजार दर्शन निबंध, बिल्कुल सही है। तीसरा है रजनी पटकथा, बिल्कुल सही है। गलता लोहा संस्मरण, यही गलत है, क्योंकि जो गलत है वही हमारा सही उत्तर माना जाएगा। ये जो गलता लोहा है ये कहानी है, ये कहानी है। ठीक, और ये जो रजनी है, रजनी क्या है? पटकथा है। पटकथा किसकी? मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी की पटकथा है। और ये जो पटकथा है रजनी, ये धारावाहिक कहानी है, टीवी धारावाहिक कहानी, टीवी धारावाहिक पटकथा। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये पटकथा होता क्या है। पटकथा देख लेते हैं, पटकथा होता क्या है। तो जो पटकथा होता है, पट का मतलब होता है स्क्रीन, कथा मतलब स्क्रीन की कथा। पट का मतलब होता है स्क्रीन और कथा का मतलब स्क्रीन की कथा, अर्थात जो चलचित्रों के माध्यम से फिल्माया जाए वो क्या कहलाता है? पटकथा। तो ये जो पटकथा है ये रजनी है। रजनी पटकथा है, किनकी कथा है? मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी ने इनके माध्यम से जो शिक्षा के केंद्र में आजकल ट्यूशनों का बोलबाला हो गया है, और वो जो शिक्षक होते हैं वो किस तरीके से अपने ट्यूशन में पढ़ने के लिए बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं
और बच्चों का नंबर काट लेते हैं, और जिसकी वजह से बच्चा अच्छे श्रेणी में नहीं आ पाता है। तो उसी के खिलाफ रजनी के द्वारा, जो ये रजनी पात्र भी है, और इसके द्वारा एक पूरा आंदोलन खड़ा किया जाता है और उस स्कैम को बंद किया जाता है, उसी पर आधारित है ये। तो ये धारावाहिक है। अब दूसरी बात आती है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन ये है जैनेंद्र की निबंध है, जैनेंद्र का निबंध है। जैनेंद्र का निबंध है। इसमें एक शब्द आता है, कौन सा शब्द आता है? वो शब्द आता है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मतलब क्रय शक्ति। ये कहते हैं कि बाजार का भी अपने दर्शन है, यानी कि ये जो जैनेंद्र कुमार हैं, ये मुंशी प्रेमचंद के बाद सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। तो इनका भी अपना मनोविज्ञान है बाजार को लेकर, कि देखिए हम लोगों के पास क्या होती है, जब पैसे अधिक होते हैं और हम लोग मार्केट में जाते हैं, वहाँ की जो इतनी डेकोरेटेड लाइटें देखकर, झालर मोतियाँ देखकर, बाजार का पूरा श्रृंगार देखकर, उसकी सजावट देखकर लोभित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं कि जो हमारे काम की चीज़ नहीं है उसको भी खरीदे चले आते हैं। अपने मित्र के माध्यम से, इन्होंने 2 मित्रों के माध्यम से बताया है कि हमारे मित्र गए अपनी पत्नी के लेकर और बहुत सारा सामान खरीद लाए। तो जब हम उनसे पूछे कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते, ये हमारी पत्नी जाने। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो उसका दुरुपयोग आप किस तरीके से करते हैं कि चीज़ों की जिसकी ज़रूरत नहीं उसे भी उठा लाते हैं। और एक उसी में भगत नाम के जो चूरन बेचते हैं, तो उनकी भी चर्चा की है। तो जो भगत जी हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो जब बाजार में जाते हैं तो सिर्फ उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उन्हीं ज़रूरत की चीज़ों को लेकर सीधे वापस चले आते। यानी कि ये कहा गया है, इसमें इसी बात पर ध्यान दिया गया कि आप फालतू की चीज़ों पर इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप एक प्लान बना के जाओ, जो आपके ज़रूरत की चीज़ें हों उन्हीं चीज़ों को बाजार से खरीदिए। ठीक, तो इस बात पर ये कहानी, ये जो निबंध है इनका जैनेंद्र का, उसी पे केंद्रित है, बाजारवाद पे, मतलब कि क्रय शक्ति पर, कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसका दुरुपयोग ना करो और चीज़ों को प्लान बना के करिए। भक्तिन ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा का जो रेखा चित्र है ये किसमें संग्रहित है? तो ये संग्रहित है स्मृति की रेखाओं में। स्मृति की रेखाएं, इनका क्या है? संस्मरण है। इस संस्मरण के अंतर्गत भक्तिन शीर्षक से ये संग्रहित है। तो ये जो भक्तिन है ये महादेवी वर्मा की नौकरानी है और इनका जो मूल नाम है वो लक्ष्मी है या महालक्ष्मी कह सकते हैं। तो महादेवी वर्मा ने इनके जीवन के नौकर जब इनके यहाँ थी, नौकरानी थी, उसके पहले का जो जीवन था, किस तरीके से संघर्ष करी थी, कितना संघर्ष, किन किन संघर्षों को इन्होंने झेला था। और 3 इनके बेटियां थी और उन बेटियों को लेकर जो लड़ाई लड़ी थी और फिर उसके बाद भी इनकी ज़िंदगी जो है ठीक से नहीं गुजर पाई। तो फिर अंत में क्या किए कि ये महादेवी के यहाँ नौकरानी बन गई और फिर ये महादेवी की कितनी देखभाल करती थी, वो खुद जो है इनसे नहीं बिछुड़ना चाहती थी। इस बारे में सारी कहानी है कि ये जो एक नौकर होते हैं वो सिर्फ नौकर नहीं होते हैं, बल्कि उनसे और एक व्यक्ति का कितना गहरा संबंध हो जाता है, लगाव हो जाता है। इस बारे में ये सारी कहानी है। तो संस्मरण और रेखा चित्र है। ठीक, तो इस तरीके से आज हमने इन सारों क्वेश्चनों पर डिस्कस किया और देखा कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। और हमने इंटर की बुकों का जो पाठ थे, जो अध्याय शामिल थे, उन सभी पाठों को से एक एक सवाल लेते हुए उन पे पूरा एक तरीके से मंथन किया, विचार विमर्श किया और एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि अगर वहाँ से किसी तरीके के सवाल आएंगे तो वो आपसे छूटेंगे नहीं। मैक्सिमम कोशिश की गई है पकड़ने की।